वेलकम टू गेम ऑन है। आज के मैचेस भी अपने अख्ताम को पहुंचे, यानी अब 33 मैचेस इस वर्ल्ड कप में हो चुके हैं और इन मैचेस के बाद सुपर 8 की 7 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। एक स्लॉट अभी भी बाकी है, तो साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गए हैं और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर पाया। और 2009 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालेंगे और देखते हैं कि ग्रुप बी में क्या सिचुएशन थी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड, ये क्वालिफाई कर गए हैं और इसलिए कि आज का मैच जो कि जिम्बाब्वे आइलैंड का था वो बारिश की नज़र हो गया, तो एक एक पॉइंट हासिल हुआ और 5 पॉइंट्स को ऑस्ट्रेलिया बीट नहीं कर सकता। वो अगर अपना आखिरी मैच जीत भी जाता, जिम्बाब्वे के 2 मैचेस बाकी हैं, सुपीरियर नेट रन रेट है। ग्रुप सी पे एक नज़र डालेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड और नेपाल का जो मैच हुआ वो आज नेपाल ने जीत लिया। इसके नतीजे में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड क्वालिफाई कर गए हैं। ग्रुप बी की एक देख लेते हैं, नज़र लगाते हैं और ये है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। ये 2 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं सुपर 8 के लिए। आज का मैच न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता कनाडा के खिलाफ। तो जो एक ऑप्शन था कि कनाडा न्यूजीलैंड को हराए और अफगानिस्तान अपना बचा हुआ मैच जीते तो अफगानिस्तान आ सकता है, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। एक जगह बाकी है सुपर 8 में और उसका फैसला कल हो जाएगा कि पाकिस्तान या यूएसए इधर पहुंच सकते हैं। अब इसके भी सिनारियोज हैं। एक तो सिंपल सिनारियो है, वो ये है कि पाकिस्तान नामीबिया के ख़िलाफ़ कल मैच जीते और सीधा सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए। अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर कुछ और ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी मदद से कहा जा सकता है कि शायद किसी और टीम का भी चांस बन जाए, जैसे कि नीदरलैंड्स है। तो मैंने कहा कि सिंपली पाकिस्तान जीते, नामीबिया को हराए, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करे। अगर पाकिस्तान हारता है तो फिर बहुत चांसेस यूएसए के हैं सुपीरियर नेट रन रेट पे कि वो क्वालिफाई कर जाए। मैथमेटिकली एक और चांस है, वो है नीदरलैंड्स के पास कि वो बड़े मार्जिन से इंडिया को हराए और यूएसए को नेट रन रेट पे चैलेंज करे। बहुत सारी बातें करेंगे और आज पाकिस्तान का जो मैच है, कल मैच है नामीबिया से, उस पर ही बात होनी है। लेकिन फ़िलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के इन 2 मैचेस से जो हो पाए। पहला था न्यूजीलैंड और कनाडा का और उस पर बात करने के लिए मेरे चारों पैनलिस्ट मौजूद हैं। सकलेन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज़, सना मीर और उमर गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफीज़, आपसे स्टार्ट करते हैं। 8 विकेट से जीतना बनता था न्यूजीलैंड का, लेकिन कोई रिजल्ट देखेगा तो बोलेगा वेरी गुड विक्ट्री, लेकिन अगर एक्चुअली किसी ने मैच देखा हो तो उससे अंदाज़ा होता है कि एक जगह पे कनाडा ने पकड़ लिया था न्यूजीलैंड को। आज उनके फास्ट बॉलर्स न्यूजीलैंड के कोई ऐसी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, सब ने एक एक विकेट ही हासिल की। 100 रन बनाए युवराज सामरा ने और एक अच्छा डिसेंट टोटल जो है वो आज देने में कामयाब हुआ कनाडा। और फिर उसके बाद इन्होंने साइफर्ट और फिन एलन को भी जल्दी आउट कर दिया, लेकिन रचिन रविंद्रा एंड ग्लेन फिलिप्स वर टू गुड फॉर देम। ये युवराज सामरा एक अच्छा 100 उनके अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए भी, और एक और हाईलाइटेड परफॉर्मेंस है एक एसोसिएट टीम की तरफ से अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ न्यूजीलैंड। देखें, मैं मुबारकबाद दूंगा युवराज सामरा को, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली। आई थिंक ही इज़ 22 और 23, बट द वे ही बैटेड अगेंस्ट अ वेरी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप, ऑल लाइक हैट्स ऑफ टू द परफॉर्मेंसेस, क्योंकि जो उसने स्कोर किए वो बड़ी शेप वाले थे, कंट्रोल वाले थे, एग्रेशन वाले थे। किसी भी जगह पे ये नहीं लगा कि ये एसोसिएट टीम के प्लेयर हैं और बहुत ही कंट्रोल इनिंग्स थी। न्यूजीलैंड को एक मरतबा मुश्किल पड़ी, मुझे लग रहा है कि ये एंड में फिनिश अच्छा नहीं कर सके, अदरवाइज दे कुड हैव स्कोर मोर देन लाइक 10 or 15 रन एक्स्ट्रा। गो के फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि जिस तरीके की बाद में रिप्लाई किया न्यूजीलैंड ने बताया कि वो एक कंप्लीट टीम है। लेकिन देखिए, इस तरह की टीम्स के अंदर जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो हमें नज़र आती है, जो हमें मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे मुख्तलिफ एसोसिएट्स टीम्स की जो परफॉर्मेंसेज है उसमें कुछ 2 या 3 प्लेयर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिनमें बहुत फर्क है। लेकिन अगर उसके अलावा आप जाएं तो वो कंप्लीट टीम नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो प्लेयर्स हैं ये किसी भी टीम की फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर खेल सकते हैं। कोई भी टीम चाहेगी कि ये हमारी तरफ से खेलें, तो ये उनकी ये परफॉर्मेंस आई थिंक हाईलाइटेड पॉइंट होगा कनाडा का ओवरऑल कैंपेन में। और जो इनकी 100 है वो मेरा ख्याल है कि ही मस्ट बी अ यंगेस्ट टू स्कोर 100 इन आईसीसी वर्ल्ड T20। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जिस तरह की इन्होंने इनिंग्स खेली है वो इनके लिए भी यादगार रहेगी, और जो फैंस ऑफ द वर्ल्ड लाइक फैंस ऑफ क्रिकेट है पूरी दुनिया में, वो भी इस मैच को शायद न्यूजीलैंड की विक्ट्री से याद ना रखें, लेकिन इनकी सेंचुरी जरूर लोगों को याद रहेगी। 165 गेंदों पे, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।
आई थिंक स्कोर उमर बुरा नहीं है। एसोसिएट्स जब बैटिंग पहले कर रहे हैं 170 175 तो कर ही रहे हैं। आई थिंक वीक लिंक जैसे अभी हफीज़ ने कहा कंप्लीट टीम नहीं है, वीक लिंक शायद बॉलिंग है। इस सिनारियो में आप ये कह सकते हैं कि शायद न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी तो उनके बॉलर्स कुछ ऐसा कर नहीं पाए। टिम साइफर्ट और एलन को जब जल्दी आउट कर लिया उसके बाद शायद वो जो फायर पावर है, जो बैटरी होनी चाहिए, वो ख़त्म हो गई बॉलिंग लाइनअप की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाफिज़ ने भी सीखा कि जितनी भी एसोसिएट टीम है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनकी बैटिंग लाइनअप तो परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगेन उनकी जो बॉलिंग है उस तरह की कोई बॉलर हमें नज़र नहीं आया फ़िलहाल अभी तक, सिवाय यूएस के ब्रैडले के और अली ख़ान के अलावा बाकी जो छोटी टीम है उनमें से कोई बॉलर हमें नज़र नहीं आया। क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस का आप कह सकते हैं, प्लस दूसरा ये कि उनकी जो स्किल्स है उस तरह की नहीं है। या तो आपके पेस हो, क्विक हो, या आपके वेरिएशन, जिस तरह ब्रैडली अपनी वेरिएशन यूज़ कर रहा है, तो एज सच हमें कुछ नज़र नहीं आया इस तरह। और इन टीमों को अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा, इनके लिए कैंप्स लगाने होंगे, इनके लिए स्पेशल आप कह सकते हैं कि बाहर से कोचेस बुला के इनके सेशन करने होंगे। तो तभी अगर ये इनके बॉलिंग अटैक थोड़ी से बेहतर हो गई तो आई एम श्योर कि आगे जो वर्ल्ड कप हो या इस तरह के बड़े इवेंट्स हो, ये और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल अभी तक जितने भी एसोसिएट टीम थी उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है। आज भी जिस तरह कनाडा की बैटिंग थी, उनकी 14 ओवर में जाके पहली विकेट गिरी, सोरेंस की पार्टनरशिप, और इतने अगेंस्ट एक्सपीरियंस बॉलिंग के। और ऑन द अदर साइड मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को भी थोड़ा सोचना होगा कि आपने इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग के बावजूद एक छोटी टीम को आउट ना करना, मेरे ख्याल से ये उनके लिए आगे जाके सुपर 8 में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सुपर 8 में आपने जाके बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना है, और जब तक आप पावर प्ले अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से ठीक है, आज तो उन्होंने चेस किया, लेकिन बड़ी टीमें आपको इतनी ईजीली, आप चाहे जितनी भी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप हो, आपको इतनी ईजीली रन नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को थोड़ा और सोचना होगा अपनी बॉलिंग के बारे में। और एक चीज़ आज वाज़ेह होगी कि आपको हमेशा मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जिस तरह आज इनका अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे काइल जेमिसन से कि वो अच्छी बॉलिंग कर लेगा, लेकिन आई थिंक लैक ऑफ मैचेस, लैक ऑफ आपको जो कंडीशन को यूटिलाइज़ करते हो, एडॉप्टेशन जो होती है, आप जब तक आप मिडल में बॉल नहीं करते, मिडल में जाके उस चीज़ को, वो जो माहौल है उसके साथ यूज़ टू नहीं होते, तो आपको टाइम लगता है। आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए ये भी एक अच्छा साइन था कि बिफोर द सुपर 8 जेमिसन को एक मौका मिला है। आई एम श्योर कि उसने अपनी गलतियों से और जो बेस्ट लाइन और लेंथ हो सकती है यहाँ पे, उससे सीखा होगा। एक अच्छी चीज़ न्यूजीलैंड के लिए ये हो गई कि सना उनके मिडिल ऑर्डर को एक आउटिंग मिल गई। तो 8 विकेट से जीते, क्योंकि पिछला मैच 10 विकेट से जीते थे, साइफर्ट और एलन ने ख़त्म कर दिया। तो रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स की एक अच्छी आउटिंग हो गई, क्योंकि उनके बाद आते हैं चैपमैन और मिचेल की तो फॉर्म अच्छा लगा हुआ है। तो ये जो आज विनिंग पार्टनरशिप थी, आई थिंक इट्स गुड प्रेप फॉर देम के सुपर 8 से पहले एक आउटिंग। बिल्कुल, दोनों की अगर बात करें, रचिन और ग्लेन फिलिप्स मैच विनर्स हैं, बट अभी तक वर्ल्ड कप पे वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से। इस मैच में अक्सर ऑलराउंडर्स ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे जो बैटिंग ऑलराउंडर्स होते हैं, जब बैट से रन होने शुरू हो जाते हैं तो बॉलिंग में भी वो कॉन्फिडेंस ट्रांसलेट कर देता है। और जैसे उमर भाई ने बात की, डीपर इनटू द टूर्नामेंट इन दोनों की बॉलिंग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी न्यूजीलैंड के लिए। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे जो आज इन दोनों ने किए हैं, क्योंकि अब तक एक मैच में इनको जो मौका मिला उसमें अवेल नहीं कर सके, और फिर ऑब्वियसली दूसरे में तो 10 विकेट से ही न्यूजीलैंड जीत गया। तो आई थिंक दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा, और बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को जब बैटिंग कर रहे होते हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी काफ़ी कंप्लीट नज़र आती है, बट अब जब सारी टीम्स देख ली हैं तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका इज़ लुकिंग अपार्ट। जिस तरह का उनका बॉलिंग ओवरऑल अटैक है, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैटिंग भी उसी तरह नज़र आ रही है। तो न्यूजीलैंड का भी थोड़ा सा एक झलक आ रही है उनकी बॉलिंग में, वो प्रॉब्लम आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स, तो वो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आई थिंक वंस अगेन, जैसे सब ने बात की एसोसिएट टीम्स की, युवराज समरा की, कि जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, सिंगल हैंडेडली ऐसा टोटल बोर्ड पे लगाया कि बहुत रिस्पेक्टेबल फाइटिंग टोटल अपनी टीम को दे दिया। तो ये बड़े अच्छे साइंस हैं क्रिकेट के लिए, जिसको आप चाहते हैं कि ग्लोबल स्पोर्ट बने, ओलंपिक्स में जाए, तो आपके जगह जगह से डिफरेंट जगहों पर ऐसे रोल मॉडल्स बनने शुरू हो गए, जहाँ से डेफिनेटली क्रिकेट जो है वो फ़रोख्त पाएगी और लोग इसको टेकअप करेंगे। आज के दूसरे मैच की तरफ आते हैं, जो कि हुआ नहीं, और वो था पालाकेले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच।
और इस मैच ने फैसला करना था कि कौन थ्रू होगा सुपर 8 में, और ऑस्ट्रेलिया का चांस था। अगर आयरलैंड हरा देता आज जिम्बाब्वे को तो शायद ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ब्राइट हो जाते, शर्त यह कि वो अपना आखिरी मैच जीते, लेकिन वो हो नहीं पाया और एक पॉइंट मिला, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। एक अच्छी चीज़ देखें, एक अच्छा मैच और एक जीत आपको क्या कुछ दिला देती है। जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गया और 2028 के T20 वर्ल्ड कप की ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन भी उनको मिल गई। सो एक ह्यूज अचीवमेंट है कि अब उनको क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो तकदीर भी आपकी तरफ फैसले करती है, और जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, आप उस तरह हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो फिर तकदीर के फैसले आपके हमेशा अगेंस्ट ही जाते हैं। तो आई थिंक दे वेल डिजर्व फॉर दैट। दूसरा ये है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टच करना चाहूँगा पहला मैच युवराज की जो बैटिंग थी, हफीज़ ने जो मेंशन किया, आई थिंक मेरा ख्याल है जिस अंदाज से उसने खेली, ऐसा लगता था कि ये उसकी अपनी टेरिटरी है, ये पिच जो है इसकी अपनी टेरिटरी है, और जैसे धड़ल्ले के साथ कोई, उसने ये नहीं देखा कि न्यूजीलैंड है और क्या बॉलिंग यूनिट है, वो धड़ल्ले से के उसने क्रिकेट खेली है। तो बाज़ बात ऐसा आता है क्वेश्चन कि यार न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है ना वो उस तरह की नहीं है, बट अगर इसकी बैटिंग देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं यार, फिर थोड़ा सा पिच भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि पिच में थोड़े से डीमंस हैं और जनाब स्विंग हो रहा है, बॉल कैरी कर रहा है और टर्न मैसिव हो रहा है, ऐसा नहीं था। बट जो युवराज ने बैटिंग कर दी है, मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैच हो गया आज। जीतना तो था ही इन्होंने, ग्लेन फिलिप्स ने रन कर दिए, रचिन रविंद्रा ने रन्स कर दिए और हाई स्ट्राइक रेट पे रन्स किए। आंखें किसी और तरफ चल रही थी, ये एक बॉक्स था जो कि इनको टिक करना था, वो भी टिक कर लिया इन्होंने। और युवराज ने जिस तरह बैटिंग की, इनकी बॉलिंग भी टेस्टिंग हो गई कि भाई फ्लैट पिच है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्लस इन्होंने काइल जेमिसन को चांस दे दिया, फिर वो कॉल मैकॉन्की वो भी आ गया, उसको भी चांस दे दिया। नीशम हमेशा 1-2 ओवर करता है, उसको 4 ओवर का कोटा दे दिया, थोड़ी उसको एपेटाइट दे दी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी 1-2 के चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं, हो सकता है 3-4 ओवर में जाना पड़ जाए, तो ये भी एक उन्होंने बॉक्स टेक किया। और आई थिंक प्रॉब्ली इन्होंने ओवरऑल इस मैच को आगे जाने के लिए मैं ये समझता हूँ प्लेटफॉर्म बनाया और उसको तैयारी पकड़ी इस मैच के अंदर। एक क्विक सवाल कर लूँ ब्रेक पे जाने से पहले उमर के, हमने सुबह बात की थी, सिकलैन बता रहे थे कि एनालिस्ट होते हैं ऐसी टीम्स के खिलाफ जिनको आपने कभी खेला ना हो, पहली बार मुकाबला हुआ है न्यूजीलैंड कनाडा का, तो आप वो स्टैट्स देखते हैं और वो डिफरेंट फुटेज देखते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी अलग होती है। आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे डफी हैं या मैट हेनरी हैं, जो बड़े लेवल के बॉलर्स हैं, वो फिर मैं कुछ लेना नहीं चाह रहा युवराज से, उनकी इनिंग बहुत शानदार थी, बट फिर वो एक्चुअली पकड़ सकेंगे, दे विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू नेक्स्ट टाइम जब वो ऑन फील्ड इसका सामना करेंगे। जी बिल्कुल, आपको फ़ायदा होता है स्टेट से, आप वीडियो विजुअल देखते हो, आप अपोनेंट की, जब इससे पहले अगर आप खेले नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इनमें इनकी अपनी भी गलतियाँ हो सकती है। ये नहीं कि बैटर को इन्होंने देखा नहीं था। आज जो मैंने जो देखा मैच, जिस तरह नॉर्मली न्यूजीलैंड के बॉलर स्पेशली पेसर जितने कंट्रोल के साथ, जितने एक्यूरेसी के साथ बॉल करते, आज थोड़े से लगे कि वो थोड़े से इतने कंट्रोल के साथ बॉल नहीं करते। उन्होंने विद दी है, अगर आपने देखा होगा तो युवराज ने उनको पॉइंट के ऊपर से भी मारा है, स्ट्रेट भी उसको मारा है, टांग पे भी बॉल की है। तो आई थिंक समटाइम आप अपनी भी गलती करते, तो आई एम श्योर कि उन्होंने एक तो ये कि अपनी गलतियों से भी सीखा होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के बैटर आते तो आप ऑब्वियसली आपके माइंड में होते हैं कि इनके जो पेट शॉट है या ये कौन से जोन में स्ट्रॉन्ग जोन है इसका, तो आप पहले से तैयार होते हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन करेंगे नेपाल और स्कॉटलैंड के मैच की। बड़ा शानदार चेज़ किया नेपाल ने, और एक आध बात जिम्बाब्वे और आयरलैंड की भी होगी, खासतौर पर जिम्बाब्वे की बात होगी, उनकी क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे हम सुपर 8 में। और आज का जो शो है हमारा, उसमें काफ़ी बड़ा चंक पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन के लिए भी होगा, जो कि कल इनका मैच है नामीबिया के साथ। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है आज के 3 मैचेस की, डिस्कशन हुआ अभी कनाडा और न्यूजीलैंड के मैच का। अब चलते हैं उस मैच पे जो पालाकली में होना था, लेकिन बारिश की वजह से अबैंडन हुआ। एक पॉइंट मिला आयरलैंड और जिम्बाब्वे को, और उस 1 पॉइंट के साथ और उस जीत के साथ जो ऑस्ट्रेलिया को उनको मिली थी, एक्चुअली जीते वो अपना पहला मैच भी थे, जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गया सुपर 8 के लिए, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। अभी बात हो रही थी ब्रेक में कि मिच मार्श ने कल श्रीलंका के खिलाफ हार जब हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्लियरली डिजेक्टेड थे, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एकदम शॉक मिलता है कि हम एक्चुअली बाहर हो गए। टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत स्लिम लाइन देता है,
इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन। आप एक मैच हारे हैं तो फिर आप चेज़ कर रहे होते हैं क्वालिफिकेशन, जैसे कि पाकिस्तान को जीतना मस्ट हो गया है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ, यही अफगानिस्तान के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एक एग्जिट हो गया है तो एक आखिरी बात इस वर्ल्ड कप में उनकी हो जाए कि ठीक है इंजरीज थी, इश्यूज थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही एक अलग ही टीम दिखा जो कि शायद ऐसा लग रहा था कि अभी पहुंचा ही नहीं है, अराइव ही नहीं किया है वर्ल्ड कप में? देखें, प्रेपरेशन इज़ द की। आपकी अगर प्रेपरेशन सही नहीं है, मैं ये समझता हूँ ठीक है उनके अंदर एक कल्चर है प्रोफेशनलिज्म का, हर चीज़ का, कहीं ना कहीं बैक एंड पे जो काम कर रहे थे, उनका थिंक टैंक जो एफटीपी को सामने रखते हुए सारी चीज़ों को कर रहे थे, चाहे वो ठीक है एशेज़ है, उनके लिए एशेज़ बहुत मायने रखती है। उसके साथ उन्होंने बिग बैश भी चलाया, वर्कलोड मैनेजमेंट, खिलाड़ी कितने इंजर्ड हैं, कितने फटीग्ड हैं, कितना उनके अंदर डिज़ायर है, विलिंग है, कितने फोकस हैं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, मेगा इवेंट के लिए। तो आई थिंक प्रेपरेशन जो थी ना उनकी, वो उस तरह की नहीं थी। जैसे हफीज़ ने और सना ने भी कहा कि एटीट्यूड उनका वैसा नज़र नहीं आया, और वाकई ऐसे ही है। जब आपकी प्रेपरेशन नहीं होती ना तो आपके एटीट्यूड जो है ना वो उस तरह के नहीं होते हैं और आप बिखरे हुए नज़र आते हैं, और ये टीम बिखरी हुई नज़र आई है, और चाहे वो इंजरी की वजह से है और जो खेल भी रहे थे। हालांकि इनके यंगस्टर्स भी जब आते हैं तो वो इस तरह बिखरे हुए नहीं होते, एक यूनिट नज़र आते हैं, तो कोई उनके अंदर वो उस तरह का यूनिट नज़र नहीं आया। और हालांकि हमने हमेशा कहा कि फाइटिंग स्पिरिट्स जो है वो इनके ब्लड के अंदर होती है। इस वक्त तो लगता है इनका खून ही रुका हुआ है, इनकी सांसें भी रुकी हुई हैं, रूथलेस अप्रोच नज़र नहीं आई, तो इनका एटीट्यूड वो था ही नहीं। आई थिंक प्रेपरेशन पीछे जो थी ना वो उसमें मार खा गए ये लोग। जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गया है, और जिम्बाब्वे हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया कि बाय फ्लूक नहीं किया है, पहले दोनों मैचेस जीते हैं, एक मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, और ये इनके एक्सप्रेशन से, इनके बहुत पैशनेट नेशन है क्रिकेट को जब लेके, इनके सारे जितने फैंस हैं ये इन्होंने जब सेलिब्रेट किया, जब इनको पता चला कि इनकी सुपर 8 की पोजीशन जो है वो पक्की हो गई है। हफीज़, इनका मुकाबला वेस्ट इंडीज़, इंडिया और साउथ अफ्रीका से होगा, और प्रीटी श्योर कि आप भी एग्री करेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को पूरा अवेल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये जो विक्ट्री है ये इनको बहुत बूस्ट करेगी इनके कॉन्फिडेंस को। और जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक, ये कंप्लेसेंट ना हो जाएं, लेकिन जिस तरह की ये बेसिक्स को मेंटेन करके, बेसिक्स को फॉलो करके, बेसिक्स को अप्लाई करके जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे तो कोई शक नहीं था कि ये क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने 2 मैच जीत लिए थे वहाँ पे डिज़र्व ही नहीं करता था ऑस्ट्रेलिया आगे जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि वही बात है कि बहादुर की जो है वो बहुत ज़्यादा मदद होती है, और वो मदद इनको बारिश की शक्ल में मिली। अगर मैच भी होता तो शायद ये जीत जाते जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे। तो मेरी तमाम बेस्ट विशेज़ हैं सिकंदर रज़ा से, क्योंकि जिस तरह उनके कप्तानी के बाद एक एटीट्यूड बदला है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड बदलने के लिए आपको लीडर का एटीट्यूड स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सिकंदर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, जिस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं वो बहुत शानदार है। और मेरी तमाम जो बेस्ट विशेज़ होंगी वो जिम्बाब्वे के लिए होंगी, अगले राउंड के लिए भी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ये अपने बेसिक्स को फॉलो करेंगे दे कैन गो अ लॉन्ग वे। सना कह रही थी स्कॉटलैंड जीतेगा, नेपाल जीत गया, आपकी एक और प्रेडिक्शन जो है वो चली गई। सकलैन भाई बादाम खाने की जरूरत है इनको। अच्छा, नेपाल जीता अपना मैच, और नेपाल ने पहले मुझे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया पे बात करनी है, अगर आप इजाज़त नहीं, दें। प्लीज़ बोलिए। मुझे लगता है कि पहले तो थोड़ा सा मैं ऑस्ट्रेलिया को टच करूंगी कि जो सकलैन भाई ने, बाकी हफीज़ भाई ने बातें कवर कर दी हैं, एटीट्यूड और सारा कुछ। सकलैन भाई ने एक बात की प्लानिंग की, कि प्लानिंग वीक नज़र आई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अब टिम डेविड, यहाँ पे हफीज़ भाई भी बैठे हैं, सकलैन भाई, उमर गुल, वो नंबर 4 के बैटर मुझे नहीं लगते। आप टिम डेविड 5 पे 6 पे एज ए फिनिशर आप खिला सकते हैं, पर एक ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप जिसमें स्मिथ टीम से बाहर बैठते हैं, पहले तो होते ही नहीं है टीम में, इंजरी के बाद आते हैं, आप उनको खिलाते भी नहीं है। कैमरून ग्रीन परफॉर्म नहीं कर रहे, टिम डेविड को आप नंबर 4 खिला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही कोलैप्स हुआ। उनके मिडिल ऑर्डर ने किसी भी मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी, सिर्फ इस मैच में टॉप ऑर्डर ने जाके परफॉर्म किया। और जो सिकंदर रज़ा की और उनकी टीम की मैं बात करूँगी कि बड़ा मज़ा आया सिकंदर रज़ा की स्पीच सुनने का, बाद में भी जब जिस वक्त क्वालिफाई किया उन्होंने, उसके बाद भी, तो आपको एक ग्लिम्स मिलता है एक टीम के माइंडसेट के अंदर, लीडर के माइंडसेट के साथ ग्लिम्स मिलता है। तो मोटिवेशन उनकी क्या है? उन लोगों की मोटिवेशन है अपने मुल्क की प्राइड,
कि जब कोई जिम्बाब्वे क्रिकेट की कल को बात करे तो हमारे लोगों का कद जो है वो 10-10 फुट ऊंचा हो जाए जब हमारे मुल्क की बात करें, ये उनके लफ्ज़ थे अपने मुल्क के लिए। तो जब आपका कॉज इस तरह बड़ा होता है ना, आपकी मोटिवेशन इतनी बड़ी होती है, ऑटोमेटिकली लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ। तो ये बात, एक तो मोटिवेशन उनकी सिर्फ अपने मुल्क की प्राइड है, क्योंकि ऑब्वियसली जिम्बाब्वे को लोग सीरियस नहीं लेते। जब क्रिकेट की बात होती है तो यही समझते हैं हाँ जी छोटी टीम है, आराम से इनसे हम मैच जीत जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। दूसरी बात उन्होंने ये की, सिकंदर जिस वक्त अभी आईसीसी की तरफ से वीडियोस ड्रेसिंग रूम की लगी कि वो ये कह रहे थे कि जितनी सेलिब्रेशन है वो आज कर लो, आज इस कमरे से बाहर हम जाएंगे तो हमारा कुर्बानी शुरू है, हमारी सेक्रीफाइस शुरू है, क्योंकि हमारा ये जर्नी का हिस्सा था, हमने अभी सुपर 8 में बहुत कुछ करना है। तो इसके बाद 48 आवर्स में या जितने भी घंटे में हमारा दोबारा मैच है तो सेलिब्रेशन इस कमरे से बाहर ना जाए। मतलब उस सेंस में अगर आप देखें कि एज ए लीडर उनको अपनी टीम का पता है कि दे लव टू सेलिब्रेट। हमने सब ने बात की, जिम्बाब्वे हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, अफ्रीकन जितनी कंट्रीज है दे आर लाउड, दे इन्जॉय, बट वो अपनी टीम को समझते हुए उन्होंने यही कहा है कि इसको अपने सर पे नहीं लेके जाना। तो आई थिंक ये एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है फॉर अ यंग कैप्टन, फॉर अ यंग टीम इन द क्रिकेटिंग टर्म्स, कि जिम्बाब्वे का ऑब्वियसली बहुत पीछे बैकग्राउंड रहा है, हमने बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स देखे यहाँ से, पर इस जिम्बाब्वे टीम की यहाँ तक पहुँचना और फिर इस तरह की बात होना ज़रूर शो करता है कि दे मीन बिजनेस, और अभी इनकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इनके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी अगले राउंड के लिए। ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी भी है जिसका हम जिक्र करते हैं कि एसोसिएट नेशंस को ज़्यादा मौके दिए जाएं बड़ी टीमों से। हालांकि जिम्बाब्वे फुल मेंबर है, लेकिन रिसेंटली जब साउथ अफ्रीका आया टेस्ट मैच सीरीज़ के लिए, न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच खेला इनके साथ, फिर ट्राई नेशन हुआ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे का, फिर श्रीलंका उसके फ़ौरन बाद आया, फिर अफगानिस्तान आया। तो आपने जब अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ खेला, बेशक हार हुई, लेकिन उसका रिजल्ट यहाँ नज़र आ रहा है, और ये अपना केस और स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं वर्ल्ड कप के बाद कि और बड़े कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया को हराया तो और बड़े कंट्रीज़ इनके पास आएँ, फुल टूर करें और सारे फॉर्मेट्स खेलें। अब आपको मैं नेपाल का सवाल नहीं दूंगा। अब आप गुल भाई नेपाल पे बात करते हैं। नेपाल ने ऑन अ हाई अपना कैंपेन ख़त्म किया और नेपाल ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, ऑलमोस्ट इंग्लैंड को ये ले गए थे, 4 रन से हारे मैच। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स नेपाल अपने साथ लेके जाएगा, और इसमें ऐसे बहुत सारे नाम जो कुछ तो काफ़ी अरसे से हम सुन भी रहे हैं जो जुड़े हुए हैं टीम से। बुरतेल हो गए, एरी एक अच्छा नया नाम आया है, आसिफ शेख इनके साथ बहुत टाइम से हैं। अगर ये वही अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ को और बढ़ा ले, इनके पास संदीप लमिचाने तो हैं लेकिन इस बार इतना खातिर खार स्पिन का कुछ से रहा नहीं, बट ये एक ऐसी टीम नज़र आती है जिस तरह की इनकी फॉलोइंग और एक और पैशनेट नेशन जैसे जिम्बाब्वे है, ये कुछ कर सकते हैं अगर इनको भी वर्ल्ड स्टेज पे थ्रू आउट द ईयर या बिटवीन वर्ल्ड कप्स बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिले। देखिए काफ़ी सारे पॉजिटिव है नेपाल के लिए। पहले मैच में जिस तरह अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट जो खेले, फिर उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट जिस तरह बिल्कुल क्लोज गए, लास्ट मोमेंट पे वो मैच फिनिश नहीं कर सके। आप कह सकते कि एक्सपीरियंस की वजह से या उनके जो प्रेशर है वो हैंडल ना कर सके। फिर इस मैच में इनकी बैटिंग तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच, और आज के जो पॉजिटिव्स है मेरे ख़्याल से इनके जो बॉलिंग का परफॉर्म करना बड़ा ज़बरदस्त था। आज एक टाइम पे लग रहा था कि उनके 131 पे मिड वे पे ऑलमोस्ट 15 ओवर्स में 131 for 1 था, और वहाँ से जो इनका कम बैक था, जो लास्ट 5 ओवर्स थे जिसमें सोमपाल कामिने और नंदन ने जो बॉलिंग की है, बड़े ज़बरदस्त वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। अपने वेरिएशन का नकल बॉल उसने किए, बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग किए और विद इन द स्टम्प किए, अपने आप को अलाउ किया। जब हम कहते हैं ना कि आप समटाइम आप अपने रोल को किस तरह आइडेंटिफाई करते हो, तो इस टाइम पे उनको पता था कि हमने वापस गेम में एक ही तरीके से आना है कि हम विकेट ले लें। अगर 5 ओवर में, ये लास्ट 5 ओवर में विकेट ना लेते तो मे बी ये स्कोर 20-25 और ऊपर चला जाता, जो कि उनके लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन वही अगेन जो हम अगेन एंड अगेन बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप जो इंग्लैंड की हम मिसाल दे रहे थे कि उनकी बॉलिंग में वो पार्टनरशिप नज़र नहीं आ रहा, आज हमें वो बॉलिंग पार्टनरशिप नज़र आई। जिस तरह सोमपाल कामी ने ओवर किए, उसके साथ नंदन ने जो दूसरे एंड से प्रेशर रखा था, दूसरे एंड से जिस तरह वो एरिया को, अच्छे एरिया को हिट कर रहा था, हार्ड लेंथ को हिट कर रहा था, बैक ऑफ द लेंथ अच्छे बाउंसर कर रहा था, उसने दूसरे एंड से भी प्रेशर रखा हुआ था। तो आई थिंक काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है नेपाल के लिए, और आई एम श्योर जितने पैशनेट है नेपाल की टीम और इनके क्राउड, इनके जो अपने लीग्स में भी जितना क्राउड आता है, आई एम श्योर कि इन फ्यूचर ये इन मैचेस और इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से इनका और भी ज़्यादा पैशन बढ़ेगा। एक
आखिरी बात इस मैच पे और कर लेते हैं, हफीज़ को लेके आते हैं। युवराज सामरा की इनिंग्स आज बड़ी ज़बरदस्ती देखने की। फिर दीपेंद्र सिंह एरी 50-23 गेंदों पे, एक और ऐसा प्लेयर जो नज़र आया है इस वर्ल्ड कप में कि वो वर्ल्ड बीटर हो सकता है, ज़्यादा मौके मिलें। इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया भी है अपने स्क्वाड में, जो कि अब 2026 का पाकिस्तान सुपर लीग होगा। इनकी परफॉर्मेंस, आई मीन ऑपोजिशन के मुंह से ये जीत खींच के लिए है। देखें, आज की इनिंग्स भी अगर नेपाल को जो जीत मिली वो बाकियों ने भी अपना रोल प्ले किया, लेकिन जो 23 या 20 जितने भी बॉल्स के ऊपर उन्होंने 50+ रन्स किए हैं वो शानदार थे, क्योंकि वो जो फिनिशिंग द लाइन या क्रॉसिंग द लाइन का जो सिनेरियो ना, जो प्रेशर लेने की एबिलिटी है वो इनमें नज़र आए और आते ही इन्होंने अपना 5th गियर जो है वो ऑन किया, स्ट्रेट अवे इन्होंने क्रूज़ किया। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत जल्दी आप इंटरनेशनल लीग्स के सर्किट में नज़र आएंगे, आते हुए खेलते हुए नज़र आएंगे। और इनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो बड़ी ही इम्पैक्टफुल है, क्योंकि मैंने अभी तक इनकी जो भी परफॉर्मेंस देखी है, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ आए थे और दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर जो इस वक्त के T20 के माने हुए लेग स्पिनर हैं आदिल, उसको इन्होंने शानदार क्रिकेट खेली और उनको कंफ्यूज कर दिया अपनी शॉर्ट रेंज से। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो बहुत जल्दी अच्छी क्रिकेट भी खेलेगा और ये इंस्पायर करेगा बहुत सी एसोसिएशन की उन प्लेयर्स को कि अगर वो भी मेहनत करें और अपने स्किल्स को, अपने टैक्टिक्स को अगर वो बढ़ाएं तो वो भी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी मुझे लगता है बड़ी अच्छी पिक है, और ये मैं देखना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में आके एक तो उनको मौके मिले, इसलिए बेंच पे ना बैठें, और जब आएँ तो मुझे लगता है कि इसके जो टेक्टिकल एडजस्टमेंट है वो बहुत शानदार है और ये कहीं पे भी जाएगा, इसका दिमाग मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी चलता है और सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिम। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे भी, एक कोच की हैसियत से जब आप इन लड़कों को देखते हैं तो एक फीलिंग होती होगी कि इनके साथ काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरह का टैलेंट है इनके, अगर फाइन ट्यून किया जाए, इनको पॉलिश किया जाए तो ये वर्ल्ड बीटर्स निकलेंगे। डेफिनेटली जी, इस तरह के जिनके अंदर एनर्जी हो, पैशन हो और फेयरलेस अप्रोच हो, रुथलेस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन कर रहे हो, आप उनको मैक्सिमम प्रेशर या क्रंच सिचुएशन में भेजें और उनका ड्रेसिंग रूम से निकल के जो चलने का अंदाज़ हो और पहली गेंद को खेलने का जो अंदाज़ हो, जिसके ऊपर वो एक स्टेटमेंट दे कि मैं बाहर बैठा हुआ तैयार था, अंदर आके मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तो ऐसे लड़कों के साथ कोच करने के लिए आपको इतना मज़ा आता है, क्योंकि आप उनसे अगली बातें कर रहे होते हैं कि आपने और आगे कैसे चलना है और उसके आगे प्लान्स बनते हैं और उसी तरह की उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आई थिंक जिस तरीके से ये जो लड़का खेला है दीपेंद्र, आई थिंक ब्रूटलेस इसकी और रुथलेस इसकी अप्रोच थी और मैक्सिमम जो एग्रेसिव जो एग्जीक्यूशन थी ना वो इसने करके दिखाई है आज। और वही ऑफ स्पिनर जिसने मुसीबत डाली हुई थी, पहले 2 ओवरों में टांगी जुड़ी हुई थी, उनको समझ ही नहीं आ रही थी, बाउंड्री तो दूर की बात, उनसे सिंगल निकालना मुश्किल हुआ पड़ा था और वो एक क्रॉस मारने के लिए मेरे रेंज से नाम निकल रहा है, लीस वो उसके टॉप वो बॉलर था, लीस ना, लीस, तो वो मारने के लिए गया, वही गेंद इसने राउंड द विकेट इसको की, इसने बिल्कुल टॉप ऑफ द स्टैंड फेंका गेंद उसको। और उसने ये नहीं कि भी एक छक्का मारने के बाद वो रुक गया हो, अगला गेंद भी अगर छक्के वाला है तो उसने अगले वाले को भी छक्का मारा है। और ये ग्रेटनेस होती है एक अच्छे खिलाड़ी की, उसकी आंख की, कि अगर छक्के वाला अगला गेंद भी है तो छक्का मारे। अक्सर खिलाड़ी क्या करते हैं, एक छक्का लग गया या बाउंड्री लगी, अगला गेंद भी बाउंड्री वाला है, वो उसको सिंगल में ले जाते हैं या 2 में ले जाते हैं, वो बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं वहाँ पे। और सिंगल डबल वाले गेंद को वो चौका या छक्का मारने चले जाते हैं, क्योंकि वो गेंद अच्छा है। और यहाँ पे जो हम अक्सर कहते हैं शॉर्ट सिलेक्शन, तो इस बच्चे ने जो आया और आके छा गया है, आई थिंक इसके अंदर बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। और एग्री करूँगा हफीज़ के साथ कि यहाँ पे आए और खेले और इन्जॉय करें। और आई थिंक अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप दुनिया में अपना सिक्का मनवा सकते हैं। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि ऐसे प्लेयर्स जो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस उनकी वॉक में नज़र आ रहा है, ऐसे ही वाक़या मुझे PSL का याद है। मुझे मौका मिला ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, कॉलिन इंग्रैम जो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर है, उनका बिल्कुल ही बल्ला नहीं चल रहा था पूरे PSL में। तो एक मैच पता नहीं याद नहीं किसके साथ था, तो उनके लिए चाय आई, ड्रेसिंग रूम में बैटिंग चल रही थी, तो अचानक उनकी बारी आ गई, तो वो बोल के गया कि इसको साइड पे यहीं पे रखना, आज मेरा दिन है, और वो 135 मार गया है। सो द कॉन्फिडेंस लेवल, और बहुत बार देखा है कि कम स्कोर पे आउट होकर आ जाए बैटर, आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा कि वो आके अपना बैट फेंकते हैं और अपने आप से आईने में बात कर रहे हैं, गुस्सा अपने आप से कर रहे हैं। कि कोई बड़ा प्लेयर जो है वो एक मैच अपने आप से भी डाला हुआ होता है कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी है, मेरे से एक्सपेक्टेशन मेरी टीम को क्या है।
या आपके डेल स्टेन हैं जिन्होंने ड्रेसिंग रूम में आके अब सबसे पहले हाथ उठाया मैच हारने के बाद कि मेरी वजह से हारे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सबसे सीनियर बॉलर हूँ तो बाकी सब मुझे देख रहे हैं, गलती मेरी थी आज एंड आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज। 96 वर्ल्ड कप 96 का टूर था हमारा वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड का, वो लॉर्ड्स में मैच था और 5वां दिन था, काफ़ी मैच फंसा हुआ था। वक़ार यूनुस और वसीम अकरम दोनों अपने लेसेस बांध रहे, गालिबन लंच के बाद हमने जाना था और दोनों ने एकदम आवाज़ आई और मुंडे तैयार हो जाओ, ए उन साडा सेशन है। उन दोनों की तरफ से आवाज़ आई और मैं वो 12th मैन था और मैं पीछे हर चीज़ को देख रहा था, पानी बॉटल्स ये वो सारी चीज़ें ना। तो जब आवाज़ आई ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा यार ये दोनों ने आवाज़ दिया, अब कुछ होने वाला है। तो मैं बजाय इधर उधर के मैं बिल्कुल नीचे जाके ना सामने बैठ गया और जिस तरीके से ये दौड़ रहे थे ऐसे लग रहा था कि इनके अंदर इतनी एनर्जी आई हुई है और उन्होंने मेरा ख्याल है अगले आधे घंटे में ना मैच का पासा साला पलट के अपनी तरफ लेके आ गए। तो ये जो बड़े खिलाड़ियों की बात होती है ना, वो गेम को देख रहे होते हैं, मोमेंटम को देख रहे होते हैं और उनके अंदर एक अजीब सी बिलीफ की ताकत होती है। तो इन दोनों की आवाज़, ये नहीं कि वो पहले बोले या वो पहले, एकदम अचानक दोनों की एकदम आवाज़ आई साथ में, आ जाओ साढ़े नाल आज कम धावांगे तो। ठीक है, ओके तो पाकिस्तान का जिक्र निकल आया तो क्यों ना पाकिस्तान पे बात करें। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान नामीबिया का कल मैच है और ये डू और डाई है, पाकिस्तान जीते और क्वालिफाई करे, क्या क्या सिनारियोज हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं, बात करेंगे ऑन गेम ऑन है। देखते रहिए पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैच। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और अब बात करेंगे कल के मैचेस की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैच है क्वालिफिकेशन का। एक बार आपको टेबल दिखाते हैं कि हमने बात की थोड़ी देर पहले सुपर 8 कहाँ पे आ चुका है। इसमें 7 टीमें कंफर्म हो चुकी हैं और एक स्लॉट खाली रह गया है, ये आपके सामने है, टू बी कंफर्म जो लिखा है। इधर या तो पाकिस्तान आएगा या तो यूएसए आएगा या फिर नीदरलैंड भी आ सकता है। अगर पाकिस्तान अपना मैच जीत जाता है कल नामीबिया से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अगर किसी सूरत में पाकिस्तान नहीं जीतता वो मैच तो फिर चांस है यूएसए का ज़्यादा और नीदरलैंड्स बड़े मार्जिन से इंडिया को हराए तो वो भी आ सकता है। अगर बारिश हो जाए पाकिस्तान नामीबिया के मैच में तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो एक मुझे लाइन याद आई, लिखी हुई थी दीवार पे, एक आई थिंक नेवी के उस पे बेस पे कि स्वेट मोर इन प्रैक्टिस एंड ब्लीड लेस इन बैटल। ये एक बड़ी इम्पैक्टफुल लाइन है कि आप बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि अगर आप उसमें अपना पूरा जोर लगा देंगे उस प्रिपरेशन में तो आपको एक्चुअल मैच में शायद इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। इस पर एक सवाल बनता है और ये आज मैं और ये गाड़ी में थे तो सुन रहे थे किसी को कि पाकिस्तान की जो हार हुई इंडिया के खिलाफ, वो कहते हैं हम डिफरेंट चीज़ें, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान पिछले 4-5 साल से खेल रहा है अगेंस्ट इनके। तो अभी तक तो आइडिया हो जाता है कि बुमराह क्या करता है या उनके स्पिनर्स क्या करते हैं या उनके बैटर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, तो उसको अभी तक एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पाया पाकिस्तान, या ऐसा नज़र क्यों नहीं आया? देखिए, मैं फिर अगेन वो बात कहूँगा कि ठीक है, हम लोग बहुत ही इंडिया ने कन्विंसिंगली मैच जीता है। मैं इन लड़कों को काफ़ी हद तक जानता हूँ, देखा हुआ है, सुना हुआ है, ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, इनके साथ प्रैक्टिस की हुई है। मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़, अभी कुछ 2-3 नए लड़के आए हैं। मैं समझता हूँ इनके अंदर पोटेंशियल जो है वो उस पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वो जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्या इश्यूज़ हैं, वो रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से शुरू हुई और क्यों नहीं रुक रही है, ये क्या इनको सोल्यूशन उसका नहीं मिल पा रहा, क्या हमारी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। अच्छा, ये जो हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस कि जाओ और मैसिव सा प्लान बनाओ। प्लान वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल हो और सबसे सिंपल प्लान ये है कि यू जस्ट प्ले योर ओन गेम, योर ओन स्ट्रेंथ एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू कंफ्यूज योरसेल्फ। ये हम कहते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सब इट्स, अब वो लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता, ये अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल पा रहे और इनका पोटेंशियल कहाँ पे रुका हुआ है, ये माइक हैसन को और उसके सपोर्ट स्टाफ को देखना पड़ेगा। हमें पता है हम लोग जज्बाती हैं, हम लोग मूडी हैं, दुनिया मानती है कि ये ऐसी टीम है, अनप्रडिक्टेबल है, ऑन द डे ये किसी को भी मुसीबत डाल सकती है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाए, एशिया कप के अंदर हमने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, कहीं ना कहीं हम ब्लंडर्स कर देते हैं, गलती कर देते हैं, चाहे छोटी या बड़ी है। चाहे T20 में छोटी गलती छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी हो जाती है बाज़ औक़ात। तो हम गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों के ऊपर फिर गलतियाँ कर देते हैं और इनको रोक क्यों नहीं पा रहे।
तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है, अब दोबारा आएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये बेहतर तरीके से खेलने के लिए आएंगे। शाहीन की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, मैंने सुना एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इमेजिन करो अभी हम अगले ग्रुप में जीत के अगले ग्रुप में चले जाते हैं। मैं अभी ये ग्रुप देख ही रहा था, ऑनेस्टली मेरे दिल के अंदर फिर ये आ रहा था कि हम जा रहे हैं आगे सेमीफाइनल के अंदर भी। हमने न्यूजीलैंड को बड़ी दफ़ा मारा हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारा उनके ऊपर दबाव है, हम इनको फिर पकड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। आज वो श्रीलंका के खिलाफ, हम श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं कि श्रीलंका ने हमें हमेशा थ्रोट से पकड़ लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसको भी पकड़ेंगे। तीसरी टीम कौन सी? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हैं। वो भी गिरते बढ़ते इधर आए हैं और हमारे साथ ये इशूज़ चल रहे हैं, हमें पता है। मेरा ख्याल है सिलेक्शन में थोड़ा सा ये अब बेस्ट 11 फाइंड आउट कर लेंगे और इस वक्त जो है ना, इनको लड़कों को इनका जो पोटेंशियल है वो किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करें और इनको फ्री हैंड दें कि गो एंड प्ले योर गेम। ये कर सकते हैं, इन्होंने किया हुआ है भैया। 100 मैच जिसने खेले हों उसको, और उसके पास कम से कम 15-12 मैन ऑफ द मैचेस हों और कम से कम 15-20 इम्पैक्टफुल बॉलिंग और बैटिंग की परफॉर्मेंसेज हों। यार आपकी मेमोरी लेन में ये सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको उसको बाहर लेके आना दोबारा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम आगे भी जाएंगे। इंडिया को अगला अगर राउंड में कहीं आता है तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ठीक। हफीज़, ऑन पेपर अगर आप बात करें और देखें तो आप कहेंगे आइज वाइड शर्ट के जी पाकिस्तान ये मैच आराम से जीतेगा। ये नमीबिया के इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस यूएसए से हारे हैं, इंडिया से काफ़ी बड़े मार्जिन से हारे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी और ओवरऑल बातचीत भी चलती है, और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ना किसी प्लेयर को हम टारगेट करें, एज अ टीम ऐसा क्यों लगता है कि जब हम किसी हल्की टीम से खेलते हैं हम उसके लेवल पे जाके खेलते हैं। हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच डाल लिया, बिल्कुल फंसा लिया अपने आप को, जहाँ के आपको लग रहा है, या हमने बात की थी कि आपको तो अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करनी चाहिए। फिर सर्टन टीम्स के खिलाफ एक अलग ही एटीट्यूड नज़र आता है, कुछ टीम्स के खिलाफ कुछ होता है। वाई इज़ देयर नो कंसिस्टेंसी? देखें, कंसिस्टेंसी के ऊपर तो बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं फिर यही कहूँगा कि इस खेल का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर प्लेयर है। और प्लेयर्स अगर उनको खिलाया जा रहा है, मैंने पहले बात की कि अगर उनके 50-100 मैचेस हो चुके हैं तो उन्होंने स्टेप अप करना है। अभी अगर ओवरऑल देखें इंडिया पाकिस्तान की मैच की अगर हम बात करें तो इंडिया को क्यों हम सुपीरियर टीम मानते हैं, या अब हमें मान लेना चाहिए कि वो हमसे सुपीरियर हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उनकी कोई रीबिल्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे रीबिल्डिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। जो भी कोच आता है वो आके रीबिल्डिंग प्रोसेस का एक झंडा लेके आता है और अपने 2 साल 3 साल उसमें से गुजार के चला जाता है कि जी मैं रीबिल्डिंग प्रोसेस में जा रहा हूँ। कोई रीबिल्डिंग एट इंटरनेशनल लेवल नहीं होती। इंडिया की टीम के रोहित शर्मा, विराट कोहली सबसे बड़ी उनके जो मैच विनर थे वो चले गए। जडेजा उनके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके स्टैंडर्ड सेट हैं, हम अपने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं कर सके। ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इवन यूएस में, ये श्रीलंका में, हम हर जगह पे वन साइडेड अफेयर से मैच हार रहे हैं। तो इसका मतलब है हम किसी भी कंडीशन के अंदर भी इंडिया को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि वो सुपीरियर हो चुके हैं, हम नहीं मानते। उसके बाद अगर आप किसी और जगह पे आप चले जाएं कि इंडियन बॉलिंग की जो आपने बात की कि यही बुमराह, यही हार्दिक पांड्या, कुलदीप, अक्षर पटेल, ये 5 से 7, 8 से 10 मैचेस या यही प्लेयर्स खेल चुके हैं, लेकिन उनको उनके खिलाफ खेलने का फार्मूला नहीं मिल पा रहा। तो प्लेयर की कैपेसिटी के ऊपर कोई शक नहीं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन पे मुझे शक है। अगर ये प्रिपरेशन अच्छी हो रही होती, मैं मान ही नहीं सकता कि आप किसी एक प्लेयर के खिलाफ एक मरतबा फेल होते हैं, बार बार अगर फेल हो रहे हैं, दे समथिंग रॉन्ग मेंटली। तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ तो कंपेयर ना की जाए। कल की बात अगर मैं करूं तो कल की बात के ऊपर पाकिस्तान की जो टीम है मुझे बाय प्रोसेस समझ नहीं आ रही, और बात इंशाल्लाह माशाल्लाह पे है, रमज़ान के ऊपर है। की बात याद आ गई मुझे, समझे भैया? एक हफीज़ का पॉइंट है जो तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप पूरा ओवरऑल देखें, 2021 एशिया कप इंडिया मारा हमने, इंडिया बाहर हो गया। एशिया कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला। 2022 वर्ल्ड कप मारा हमने, यही बॉलर थे इंडिया को, इंडिया बाहर हुआ, हम फाइनल खेले 2021 में वर्ल्ड कप में। फिर 2022 में आए, इंडिया ने हमें मारा, बट उसमें
एक जगह पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई, उसके बाद जो पूरी एक फ़िल्म चली है और जिस तरीके से हमने पूरी टीम के अंदर जो एक तूफ़ान आया है, दोस्ती यारी ग्रुपबाजी ये वो फलाना, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। इट्स नॉट ईजी, यू आर एक्चुअली हर्टिंग योर ओन प्लेयर्स। आप हर्ट करते 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 फिर आपने शफल करना शुरू कर दिया सारा कुछ। ये वही प्लेयर है। इंडिया की तरफ देख लें, ऐसे बिल्कुल स्मूथ सेलिंग चल रही है। इंडिया से खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, ख़त्म, डोमेस्टिक खेल लेंगे, उसके बाद वो तैयारी पे लगे रहेंगे, फिज़िकल फिटनेस चल रहा है, मेंटल जो ना रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और पैसा उनको बेबहाव दे रहे हैं और वो खेल रहे हैं, वो बड़े मज़े से चल रहा है। कोई उनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा दिन नहीं है कि जब तक हम पाकिस्तान के खिलाड़ी या पाकिस्तान के लिए, इवन अपने बोर्ड के लिए, हम खुद भी, हम नेगेटिव बातें ना कर रहे हो। ठीक है, इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई, आप फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। जब आपकी फ्रस्ट्रेशन आती है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस डेंट होता है और आपका फोकस हटता है, आप इरिटेट होते हैं और आप उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते अपने एक्सप्रेशंस। आपकी तैयारी उस तरह की नहीं होती है। और ये हमारे लड़के फिर इधर उधर जाते हैं, कहीं ना कहीं से जाके लीग्स खेलते हैं, वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से अपनी करनी होती है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये करना नहीं चाह रहा हूँ, बट हमने जिस तरह तैयारी करनी है ना, हम उस तरह तैयारी नहीं करते हैं। हमारे मेले लगते हैं, प्रोग्राम लगते हैं और हम लोग टीआरपी सीआरपी इसके चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आप बिल्कुल डायरेक्ट खिलाड़ियों के ऊपर अटैक हो रहा होता है। ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप आगे मेगा इवेंट में जाते हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी हिल जाती है, आपके जनाब खिलाड़ी हिल जाते हैं। इस पे एक बहुत सवाल सारी मैं ऐसी चीज़ें आपकी बात से करना चाहूँगा। उमर कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं हफीज़ की बात पे, फिर आपकी बात को ही मैं आगे लेके चलूँगा सना के पास। ब्रेक का टाइम तो नहीं हो रहा ना? है ब्रेक खुल के बात ब्रेक ले ले। ब्रेक ले लें। मैं चले इसी पे छोड़ देते हैं। जो बात सकलैन मुश्ताक ने की या हफीज़ ने की, सिस्टम के फ्लॉज या ओवरऑल सिनारियोज जो ऑन फील्ड के अलावा चल रहे हैं वो अफेक्ट करते हैं प्लेयर को और डाइवर्जन्स क्रिएट होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी जो पसंद करते हैं इस खेल को, देखते हैं और पैशनेटली इसको फॉलो करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी फ्रस्ट्रेशन का वजह ही यही है कि आप प्यार करते हैं इस स्पोर्ट से और चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। हम बार बार बात करते हैं, इन्होंने बोला सर्टन टेक्निक्स की, बाबर की, किसी ने बोला कि उमर गुल ने कि जैसे वो रिदम नज़र नहीं आ रही शाहीन की। ये प्लेयर्स ऑब्वियसली सारी चीज़ों के अलावा ख़ुद भी एक्सपीरियंस हैं। 350 अक्रॉस फॉर्मेट्स मैच हैं बाबर के, 200 अक्रॉस फॉर्मेट्स मैच हैं शाहीन शाह अफरीदी के। वो सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते होंगे, इस पर हम बात करेंगे, उमर का पॉइंट भी लेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। सवाल जवाब का सिलसिला अब ज़रा मज़ेदार हो गया है। पाकिस्तान और नमीबिया का मैच बिल्कुल सर पे है और पाकिस्तान को ये मैच जीतना ज़रूरी है सुपर 8 की क्वालिफिकेशन के लिए। और ब्रेक से पहले बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान क्या डिफरेंट कर सकता है, क्या सही कर सकता है, गलतियों की बात हुई, उनको सुधार कब सकता है और कब प्लेयर्स भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट उनके अराउंड जो चीज़ें चल रही हों। उमर गुल कुछ बात करना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले जब हफीज़ बात कर रहे थे और सकलैन बात कर रहे थे। यू वांटेड टू ऐड समथिंग और फिर आगे चलेंगे इस डिस्कशन पे। जी बिल्कुल, आपने हफीज़ से पूछा कंसिस्टेंसी का, तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये अक्सर हमसे लोग भी बाहर भी जब हम बाहर जाते हैं ना कहीं, तो पूछते कि यार पाकिस्तान की टीम कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस क्यों नहीं, अप डाउन होते हैं ना, ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि रीज़न क्या है। मैं दूसरों टीमों को भी देख रहा था बिफोर द वर्ल्ड कप, ये मेरे माइंड में आया था। मैं सोच रहा था कि क्या चीज़ें ऐसी कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं, बाकी टीमें जो कुछ टीमें हैं वो कंसिस्टेंट, उनका ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, हम ऊपर नीचे जाते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ ऐसी लगी कि हाँ यार अगर हम ये बेहतर कर सके तो मैं भी हम थोड़ा सा और कंसिस्टेंट, जिसमें कुछ चीज़ ये है कि आपकी, हम अगेन एंड अगेन कहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है, क्वालिटी प्रिपरेशन, क्वालिटी वर्क वो आप करते हो कि नहीं। बहुत कम हम करते हैं इस तरह, क्योंकि नेट में जो ना हम स्पेशली आप वो जो सेकी भाई बात कर रहे थे ना कि आप मैच वाली प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं। मैच वाली प्रैक्टिस ये नहीं कि आप जाके या तो बिल्कुल टक्का लगा दो नेट प्रैक्टिस में, नहीं, क्वालिटी वर्क करो कि आपने सिंगल डबल भी लेना है, क्योंकि मैच में जहाँ पे आपको अच्छी विकेट बैटिंग विकेट मिले तो वहाँ पे आपकी शॉट लगती है। अगर थोड़ा सा मुश्किल विकेट हो तो वहाँ पे आप किस तरह वो ग्राफ्टी इनिंग्स आप खेलते हो, वहाँ पे सिंगल डबल करते हो, जो कि हम ये चीज़ एज अ बैटर भी मिस कर रहे हैं और एज अ बॉलर भी। हमारे जब से मैं खेल रहा हूँ मेरा ख्याल से जब भी नेट में हमने बॉलिंग की, ये अब की बात नहीं करो, हमारे से पहले भी जो हमारे सीनियर भी थे
कि कभी हमने अगर बाउंसर किया तो वो कहते हैं नहीं नेट में बाउंसर नहीं करना। तो एक तो ये कि वो हमारी जो प्रिपरेशन है वो उस तरह की नहीं होती जो हम मैच में करते हैं। सेकेंडली स्किल्स है हमारे पास, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, स्किल्स भी है हमारे पास, लेकिन उसके लिए जो अगेन एक और रीज़न है कि हम प्रेशर, जो टीमें प्रेशर को अच्छा हैंडल करते हैं वो क्रंच टाइम पे वो उस मैच से निकल जाती है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमेशा वैसे जो भी टीम प्रेशर को हैंडल करता है, जिसके नर्व्स कंट्रोल में होते हैं, वो मैच को ले जाते हैं। आपके स्किल्स भी है, ये हम नहीं कह सकते कि स्किल्स नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन, आपके प्रेशर। थर्डली जो मुझे समझ आ रही है कि आपके फिटनेस आपकी जितनी अच्छी होगी, आपके जो डिसीजन है वो अच्छे होंगे, आपके परफॉर्मेंसेस इन्हेंस होगी, क्योंकि जब आप थक जाते हो तो आपसे वो बॉल डिलीवर नहीं होता जिस पे लेट सपोज मैं मिसाल लेता हूँ यॉर्कर की, तो अगर आप थक जाओ, आप में एनर्जी नहीं होती तो यॉर्कर कभी भी नहीं कर सकते। सेम गोज विद द बैटर, जब बैटर फिजिकली या मेंटली थक जाते हैं तो वो उसके बाद में भी हाफिज में शायद एग्री करे एज अ बैट्समैन ये जब भी थक जाता है ये रेस शॉट खेल लेता है, इसका डिसीजन सही नहीं होता, गलत शॉट कर लेता है, जल्दी कर लेता है, उसका वो जो थिंकिंग है, वो जो सोच है, वो जब आप मेंटली थक जाते हो तो आपकी सोच कम हो जाती है। जो फाइनल चीज़ है एग्जीक्यूशन, आई थिंक जिस प्लेयर की भी, जिस टीम की भी एग्जीक्यूशन जो फाइनल चीज़ है वो जितना बेहतर होगा उतनी आपके रिजल्ट आपके अच्छे होंगे और इतना ही आप कंसिस्टेंट होंगे। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ों पर मैं भी और भी चीज़ें होगी, कुछ मैं भी आई एम रॉन्ग भी, कुछ जो चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि यार एज अ टीम हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। तो मैं इस रिज़ल्ट पे निकला कि यार ये चीज़ अगर हम कर सके या बेहतर कर सके, तो आपने आज वो हफीज़ से क्वेश्चन पूछा तो मेरे माइंड में वो आ गया। ही सेड एवरीथिंग राइट, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये जो मेंटल टफनेस है ना, ये कुछ जलेबी खाने से नहीं आती, इसके लिए सिर्फ आपने समझे भाई, समझे भाई जलेबी खाने अन्नी फ्लाइंग कोच में तो नहीं डाला। जो मेंटल टफनेस है वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन प्रैक्टिस करने से आएगी। आर वी रेडी फॉर दैट? वो जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन है वो आपके स्किल्स हैं कि आपने आउट ऑफ कंफर्ट उस टफ कंडीशन में प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने आप को उस मुश्किल में डाला है, अपने आप को फिटनेस के उस जोन में डाला है जहाँ पे आपका टांगे कह रही हैं कि मैं थक गई हूँ, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि मैंने मज़ीद 1 किलोमीटर भागना है, मैंने मज़ीद 10 शटल्स लगानी है। तो ये जो आउट ऑफ कंफर्ट ट्रेनिंग है ना, आई लर्न दैट फ्रॉम यूनुस खान, वेरी ऑनेस्ट, एंड आई ट्राइड ऑन माई सेल्फ एंड इट वर्कड रियली वेल। क्योंकि कोई गोली दुनिया में नहीं है जो खाएंगे और आप मेंटली टफ हो जाएंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू पुट योर सेल्फ इन दोज शूज़ के यार मैं ये आउट ऑफ कंफर्ट प्रैक्टिस करूँगा, मैं अपने कंफर्ट से बाहर आके ट्रेनिंग करूँगा, मैं अपने कंफर्ट से बाहर आके बैटिंग करूँगा। व्हेन यू डू दैट थिंग्स विल लुक अप। बात तो वही हो गई ना कि अगर आप अपने प्रैक्टिस में मैच सिनारियोस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और अगर जिस तरह से आपने कहा कि भाई उस तरह की प्रैक्टिस नहीं हो रही, वही जुमला जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यू स्वेट मोर इन प्रैक्टिस, यू ब्लीड लेस इन अ गेम। इसी तो को जी इसी को सॉरी आप कैरी ऑन करें, मैं बताइए आप कुछ। इसी को अगर आप डिफरेंट उसमें देखें ना, तो किसी ने लिखा, जैसे आपने भी एक कोट जो है सामने रखी इंग्लिश में कि लाइल्मी का समुंदर हो, यानी जहालत है, कुछ पता नहीं है, उसका समुंदर हो, उसके ऊपर एक इल्म का कतरा भारी होगा, नॉलेज का। अच्छा, अब इल्म का समुंदर हो तो उसके ऊपर अमल का कतरा भारी होगा, और अब अमल का समुंदर हो तब जाके आपको एक यकीन का कतरा मिलेगा। तो मेंटल टफनेस का काम भी यही है, अगर आपको कुछ पता नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और समुंदर है जनाब, आपकी खोपड़ी जो है बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी हेड है, ना विजन है, ना एम्बिशन है, ना कुछ करना चाहते हो, तो कुछ भी नहीं होगा, बस मज़े ले रहे हो। जब आपके पास नॉलेज आएगा ना, तो नॉलेज भी उतना होना चाहिए जो आपको फिर लेके जाए आगे। ठीक, फिर उसके बाद जब आप उस नॉलेज के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, अमल करोगे, तो प्रैक्टिस भी फिर आपको इतनी करनी होगी, तब जाके एक कतरा मिलेगा यकीन का, तो तब जाके मेंटल टफनेस होगी। तो इसके लिए ये प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना, और इसके लिए आप अकेले नहीं हैं, इट्स अ टीम गेम।
इंडिविजुअल भी है और and सकलैन it's a भाई team game. यकीन का समंदर भी ये हो, अभी बात की थी लेकिन उमर लेकिन मैं एक बात कर लूँ, यकीन का समंदर भी हो, चलेगा कुदरत का निज़ाम। ये तो है, ये बात ठीक है। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है, लेकिन उसकी मेहनत जरूर। हाँ देखिए वो उस मेहनत के लिए वही मैं बात कर रहा हूँ, क्या हम रेडी हैं? अब बात से बात निकलती है तो फिर मैं हाँ, इसमें ऐड कर देता हूँ। तकदीर कुदरत का जो निज़ाम है हाँ जी, ये आपके हक में चलेगा जब आपका यकीन सही होगा। ये और किसी यकीन के ऊपर मोजज़े भी हैं, मिरेकल्स यकीन के ऊपर होते हैं। अगर आपका यकीन नहीं बना हुआ तो आपके मोजज़े भी नहीं होंगे, आप ऐसे से काम कर जाएंगे, आप ऐसी जगहों से मैच निकाल। अब आप जो लड़के ने जो इनिंग्स खेली है वो एरी। उसके हाँ ये दपिंद्रा जो आया है बिल्कुल मोमेंटम इनके खिलाफ था, हाथ पांव कांप रहे थे दूसरों के, ये गया और जिस यकीन के साथ उसने कदम रखा है ग्राउंड के अंदर गया है, तो उसने जाते ही उनको ऐसे पंचेस थ्रो किए हैं, वो बिल्कुल ही बैकफुट पे हो गया, वो मैच लेके निकल गया। यहाँ पे मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको, आए, बहुत अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मग मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये खाली है, इसमें मैं पानी डालता रहूँगा, इसमें पानी डलेगा, ये फुल हो जाए, इसमें पानी अगर डालूँ तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरह जब तक आपने दिमाग खाली नहीं होगा, जब तक आप इसको खाली नहीं रखेंगे, जब आपने कहा कि मैं यहाँ से परफेक्ट हो गया हूँ, मैं कंप्लीट हो गया, ये भर गया है, सीखने तो की अगर वो ना इसके रखेंगे उसके तो। बाद आप सीख नहीं सकते, आपका डाउनफॉल शुरू होगा। इन्होंने कहा स्किल है, टैलेंट है, लेकिन अगर उसकी एग्जीक्यूशन या कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होगी तो फिर उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं, उस स्किल सेट का भी कोई फ़ायदा नहीं जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी बातें इसमें, अगेन वही बात करेंगे, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि किसी प्लेयर को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि एक सर्टन गिवन सिनारियो पे क्यों ऐसा लगता है कि वही टीम जो हर वक्त परफॉर्मेंस दे रही होती है एक पर्टिकुलर ऑपोजिशन के खिलाफ बिल्कुल बैठ जाती है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? और मैंने जो थोड़ी देर पहले बात की थी कि किसी एक प्लेयर के 350 इंटरनेशनल मैचेस हों, छोड़ दें लीग मैचेस या 200 मैचेस हों, उसको तो अपना बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा। अगर ये कहते हैं कि जी वो अपना शेप लूज़ कर रहा है या वो कहते हैं कि जी उसकी रिदम वहाँ नहीं पड़ रही है, वो खुद भी तो अपने आप से बात करता होगा। देखिए, एक तो आपने बहुत से डिफरेंट सवाल इसमें कर दिए। मैं जब प्लेयर्स के हवाले से बात करती हूँ तो अक्सर लोगों को ये लगता है हम प्लेयर्स की हम साइड बहुत लेते हैं, प्लेयर्स को हम सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं, हम बोर्ड के अगेंस्ट जाते हैं। ये बात नहीं होती। जब आप किसी को सर्वाइवल मोड में रखेंगे ना, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट से बाहर ही नहीं आएगा। जो सकलैन भाई बात कर रहे हैं ना, जो हफीज़ भाई ने बात की, उमर भाई ने बात की, मेंटल टफनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिगर पर्सपेक्टिव। आपके ऊपर जो बुरा टाइम आ रहा है, आप बड़ी पिक्चर देख पा रहे हैं कि ये मेरे करियर के फेस का थोड़ा सा हिस्सा है, मेरी टीम के भी दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे इस वक्त मेरे पे बुरा टाइम है, मैंने इसको कैसे निकलना। जब आप उसमें इतने खो जाएंगे कि बस डू एंड डाई, बस इसमें दुनिया ख़त्म है, वो मेंटल टफनेस आपकी नहीं आएगी। मेंटल टफनेस के लिए आपको थ्राइविंग मोड में होना, सर्वाइवल मोड में आप नहीं हो सकते। तो ये सारे प्लेयर्स जिनके हमने नाम लिए, जिनके बारे में हम बात करते हैं, ये एक टाइम पे मैच विनर्स रहे थे, ये वहाँ से नीचे गिरे कैसे? क्योंकि हमने सर्वाइवल की टेंशन डाल दी, हमने इनसिक्योर कर दिया प्लेयर्स को। और यहाँ पर मैनेजमेंट का काम ज़रूर आता है, उनको उस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा। आप प्लेयर्स के जो कम्युनिकेशन की हम सारी बात करते हैं वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और प्लेयर्स का अपना भी है, मैं इसमें ये नहीं हटा रही। प्लेयर्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्फ अवेयरनेस है वो ये कि आप देखें, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर्स ने ब्रेक ली, हमारे किस प्लेयर ने खुद ब्रेक ली है कि मैं 2-3 महीने ज़रा क्रिकेट से बाहर होना चाहता हूँ। इंजरी की बात मैं नहीं करी कि इंजर्ड हुए तो बाहर हुए, लेकिन मैं मेंटली अपने आप को ज़रा रीफोकस करना चाहता हूँ। जब तक हमारे खुद ही किसी ने रेस्ट नहीं दे दिया, बिठा नहीं दिया गया, हमारा यहाँ कल्चर नहीं है। और अगर कोई ले उसके भी हम पीछे पड़ जाते हैं। आपने इनसिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया, वो किस बेस पे? इनसिक्योरिटी किस चीज़ की? जगह लूज़ करने की? इनसिक्योरिटी जगह लूज करने की, अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो की। ये बताइए, ये डायरेक्टर रह चुके हैं, ये हेड कोच रह चुके हैं, जब ये आएंगे सीट पे तो इनके माइंड में आने से पहले एक सर्टन प्लान होगा, और उस प्लान में कुछ लोग होंगे और कुछ लोग शायद नहीं होंगे। कोई भी अगर प्लेयर हटाया जाता है तो इसलिए तो नहीं कि उसकी शक्ल नहीं पसंद, शायद परफॉर्मेंस बेस्ड होगा तो इसलिए होगा। और टीम में, किसी भी टीम में, क्रिकेट तो किसी की जागीर है नहीं, टीम में परफॉर्मेंस बेस्ड है हर चीज़ की। आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको कोई हटा ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। दिस इज एन आइडियल सर्टन कभी परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी आप हटते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है। हाँ जी, होंगे ऐसे केसेस। अच्छा, अभी ये एक मैं इस पे आता हूँ, एक मिनट ब्रेक ले लूँ, पहला फिर आपके साथ परफॉर्मेंस का एक छोटा सा, मैं 30 सेकंड भी नहीं मैं आपके साथ पूरा सवाल का करूँगा। क्या नाम है जो पहला मैच सलमान मिर्जा। कितने आउट किए? 3 3 बाहर बैठ गया।
आपके उसके बाद खिलाया नहीं। अब बस ख़त्म हो गया ना, आपको जवाब आ गया। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने बहुत बार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रेप्यूटेशंस को चांस दिया है, फॉर्म को नहीं दिया कि ये तो कर ही लेगा क्योंकि इससे हमें उम्मीद है, इसका बहुत बड़ा नाम है XYZ प्लेयर का। तो क्यों हम आपकी प्रेफरेंस की बात करें, आप जब हेड कोच आए या कोई भी हेड कोच आता है तो वो अपनी एक टीम लेके आता है जिसके साथ काम करने में उसको भरोसा होता है कि मैं करूँगा, और फिर आपका भी अपना एक प्लान होगा टीम को लेके। किसी प्लेयर को हटाना आपकी कोई ज़ाती कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी के साथ। तो वही बात, इनकी इनसिक्योरिटीज़ को आगे लेके चलेंगे। मैं इस भी छोड़ता हूँ नोट पे कि पिछले 4 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान ने 29 डिफरेंट नए प्लेयर्स खिलाए हैं। ये एक बड़ा नंबर है। वाई हैज़ दैट हैपेंड, विल टॉक अबाउट दैट। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बातचीत चल रही है हमारी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को लेके और पाकिस्तान की चांसेस और पाकिस्तान के करंट सेटअप और सिनारियो के। जो इस वक्त 15 लड़के वहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान की टीम आगे बढ़े और सुपर 8 में जाए, क्योंकि एक ही स्लॉट बाकी है, वो पाकिस्तान का होगा या USA का होगा या हो सकता है नीदरलैंड्स का हो। 5 से 6 मिनट हमारे पास हैं इस सेगमेंट में बिफोर वी रैप अप एंड गेट गियर्ड अप फॉर टुमारोज मैच। आई थिंक सना पे हमने बातचीत छोड़ी थी और सना कुछ बता रही थी अबाउट इनसिक्योरिटीज़ और जॉब सिक्योरिटी। आई थिंक हर आदमी चाहता है किसी चीज़ की भी जॉब हो, और जॉब सिक्योरिटी टोटली डिपेंडेंट होती है परफॉर्मेंस पे। आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होती, हर जगह होती हैं। आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, किसी ने अच्छा जिक्र किया था कि कोई भी दुनिया में एक ऐसा शख्स नहीं है जिसको अपॉर्चुनिटी ना दी हो ऊपर वाले ने। कामयाब वही है जिसने दोनों हाथों से ग्रैब की हो अपॉर्चुनिटी। जब मौका निकल जाता है तो लोग कहते हैं कि जी मुझे कभी किसी ने चांस नहीं दिया। चांस सबको मिलता है। आई थिंक एरी को चांस मिला और उन्होंने जाके दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। और इसी तरह से युवराज ने, हारी भी टीम है, वर्ल्ड कप से बाहर है, चांस मिला, उन्होंने कहा मैं अपना ही टैलेंट दिखा दूँ। अब इसको नट शेल में लेके आते हैं, क्योंकि अगर इसको हम और एक्सपैंड करेंगे तो फिर इश्यूज जो है वो क्रिकेट फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। लेट्स फोकस ऑन पाकिस्तान, नामीबिया एंड पाकिस्तान चांसेस इन द वर्ल्ड कप अहेड। हमने चेंजेस की भी बात की हैं कि क्या क्या चेंजेस पाकिस्तान ला सकता है। हम यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, असल में तो वही फैसला करेंगे जो वहाँ बैठे हैं। बट मेंटल टफनेस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है हर एक इंसान का। और वो आपके इर्द गिर्द 100 चीज़ें हो रही हों, लेकिन आपके पास अगर यकीन हो तो आप सब कुछ कर लेंगे। आई थिंक कोई भी इंसान बहाना नहीं ढूंढेगा कि जी हालात ऐसे थे और मौका नहीं था, ये था। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास पूरी कैपेबिलिटी, ऐसा कोई डाउट नहीं है किसी के पास, हर इंडिविजुअल के पास है। और बैड फॉर्म, गलतियाँ तो सब करते हैं। इंपॉर्टेंट इज़ कि दे क्विकली लर्न फ्रॉम इट एंड दे डोंट रिपीट इट, विच हैज़ बीन प्रॉबेबली द क्वेश्चन जो क्रिकेट लवर्स पूछते हैं कि ये बार बार क्यों हो रहा है। दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक दैट वरीज देम। और ये तो कई बार लोग कहते हैं कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन लड़के फाइट करके, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि वो आखिरी बॉल तक जाएंगे, वो हो। ऐसे ही होना चाहिए एग्जैक्टली इस लेवल पे और इस जगह पे। जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे भाग सकते हो? कैसे हाथ आपके जो है ना वो सख्त हो सकते हैं और कदम आपके चले ना? कैसे आपकी गर्दन नीचे जो है वो गिर जाए? ऐसी जगहों पे तो आपका सीना तान के आप हर बंदा कहे कि नहीं, मुझे फेंको इस करंट सिचुएशन में, चाहे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, मैं जाऊँगा, मैं करूँगा। हाँ, उस लेवल तक जाने के लिए अगेन प्रेपरेशन इज़ द की। अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन ही ऐसी नहीं है, प्रैक्टिस ही ऐसी नहीं है, तब प्रॉब्लम है। अगर प्रैक्टिस करवाने वाले उसके मॉनिटर सही नहीं कर रहे और उस तरीके से उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं दे रहे, तो उनका भी कसूर है। और फिर जब वो चल रहे होते हैं और चलने के बाद जब आप अपोजिशन को किस तरीके से डिस्कस करते हैं, उनको एनालिसिस कैसे करते हैं, उनके प्लान्स कैसे बना के आते हैं। अब मैं अभी थोड़ा सा पिछले मैच पे देख रहा था, फिर कहीं और जाने लगा हूँ, मुझे रोक दीजिएगा। कि बॉलर्स के जो प्लान नज़र, आप जो बॉलिंग की है हमारे बॉलर्स ने, कहाँ गया वो एनालिस्ट? वो नहीं बता सकता है वो बॉलिंग कोच के, यार ये तुम्हारे तो प्लान ही ये नहीं है। ईशान किशान को जो बॉलिंग की गई है उसके जोन के अंदर सारी गेंद कर दी आपने। तो कल्प्रिट जो है, मैं कहता हूँ बॉलिंग कोच भी है और साथ में एनालिस्ट भी है और हेड कोच भी है, प्लस ऑब्वियसली बॉलर ने एग्जीक्यूट करना था, वो एग्जीक्यूट नहीं किया। इसका अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। तो हम सिर्फ आज आके इस पर ही करते हैं। हो सकता है कि इनको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको हर चीज़ चेक करनी पड़े। मैं क्योंकि हेड कोच रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे हो सकता है। आपके टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि आपने इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी और प्लेयर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा? और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है। क्यों? बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, बड़ी दफ़ा आप इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पा रहे होते, आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि आप सुनते हो कभी चल ठीक है कर रहा है, बॉलर खुद ही सारा कुछ कर लेगा,
और कोच जाके खड़ा हो जाता है, वेल बोल्ड, तारीफ आते हैं, हाँ यू लुक गुड टुडे। ऐसा नहीं है, आपने एक एक गेंद को देखना और पर्पस बेस आपने एक एक गेंद करना और खेलना है। ठीक है, और आपके सामने हर बैट्समैन के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होने चाहिए। नमीबिया के खिलाफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगा और जीतेगा, और जीतना चाहिए भी है। आगे सिनेरियो आपको दिख रहा है सुपर 8 में कौन सी टीम है? रियलिस्टिक अप्रोच, फैंस इस टीम से कितनी उम्मीद रखें? जी उम्मीद तो ज़रूर रखें, क्योंकि पहले भी बात हुई है कि पाकिस्तान टीम तो अच्छी है, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि इनके टैलेंट में मुझे कोई इतनी ज़्यादा कमी नज़र नहीं आती, लेकिन इनकी प्रिपरेशन में मुझे कमी नज़र आ रही है। ठीक, अभी तक जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेला है, ये अपने स्किल से बिलो एवरेज भी नहीं उसको टच कर पा रहे। तो मैं ये ज़्यादातर समझता हूँ कुछ ट्विक्स चाहिए जो कि शायद ना हो, क्योंकि मैं अभी भी चाहूँगा कि अगर बाबर खेलें तो 3 पे खेलें, अदरवाइज़ ना खेलें। लेकिन सलमान आगा ने अपनी स्टेटमेंट में 2, 3, 4 मरतबा कह दिया कि वी आर सॉर्टेड विद द फर्स्ट 4 नंबर्स। तो अब देखते हैं, अगर वो अपनी गलती से या अपनी की भी जो भी बात, अगर उससे एक यू टर्न ले लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है वो खुद 4 पे खेल लें और बाबर को 3 पे खिला लें, अदरवाइज़ बाबर को ना खिलाएं। आप लोगों ने कहा था शुरू के स्टार्ट में वर्ल्ड कप में कि मैं नहीं चाहूंगी कि इस 11 को छेड़ें, जो आपने करा है बैक तो फिर इनको बैक करें। देन वुड यू बी सरप्राइज अगर पाकिस्तान वही 11 उतारे कल भी? आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड, आई विल बी वेरी सरप्राइज। लाइटां बंद हो जानी है। मैं तो पहले भी बात की है कि आपके पास नमीबिया का ऐसा मैच है जिसमें आपको अपनी 11 का कॉम्बिनेशन को ठीक करना है। ये अभी ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। एक फास्ट बॉलर जब आप खिला रहे हैं वो शाहीन अफरीदी विद दिस फॉर्म नहीं हो सकता। तो सना मैं आपसे इंटरप्ट करूंगा, तो क्यों ना उस चीज को आप जो उस वक्त से कर ही रहे हाँ, हैं जो आपको interrupt। नजर आ रही है चीज, क्यों ना उसको आप बड़े मैच से पहले रेक्टिफाई कर लेते हैं, ना कि अब कर रहे हैं? हम तो पहले भी गए, जब जिस वक्त सलमान मिर्जा को बिठाने की पहले मैच के बाद बात हुई है, तो मैं और उमर गुल खास तौर पे हमने कहा था कि शाहीन का बैठना बनता है, सलमान का बैठना नहीं बनता, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद जिस वक्त अब उनको खिला दिया तो हमने कहा अब ऑब्वियसली अब खिला रहे हैं तो हम बैक करेंगे, बट अब आपका बड़े मैचेस आने हैं, इंशाल्लाह आप कल मैच जीते हैं, आप सुपर 8 में जाते हैं, आपके पास बहुत अच्छा चांस है। जैसे पहले भी बात हुई कि ये टीम्स ऐसी हैं, सबको हमने हराया हुआ और को बहुत आउटस्टैंडिंग, सिवाय न्यूजीलैंड के ठीक क्रिकेट बस खेल के आ रहे हैं जो बाकी दो टीम्स आ रही हैं। इंग्लैंड की भी फ्लॉज आपको नज़र आ रहे हैं, श्रीलंका भी ऑन अ डे आप उनको पकड़ सकते हैं। तो आपको उसके लिए भी टीम बनानी है, उसके लिए ये टीम नहीं आप जो आपने अभी खिलाई है वो आप टीम खिलाएंगे तो मुश्किल होगी। उमर, आप एग्री करते हैं कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान कल जीते इंशाल्लाह, आगे जाए सुपर 8 में? आप एक पेसर के साथ नहीं जीत सकते वर्ल्ड कप। जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा पेसर के फेवर में हूँ। कम से कम आपके 2 पेसर तो होने चाहिए टीम में, और टीम अच्छी है, पोटेंशियल है लड़कों में, लेकिन मज़ीद आपको तो जो प्लेइंग 11 में उसमें सिलेक्शन आपको मज़ीद अच्छी करनी होगी, उसमें आपकी चेंजेस बड़े ज़रूरी है। बच्चा जमूरा ये बता मुझे कि कल नसीम और सलमान खेलते हैं दोनों? आई एम आल्सो इन दैट फेवर, दोनों के इंक्लूडिंग फ़हीम अगर वो बॉलिंग करें। नॉट फ़हीम ने खेलना जरूर है, बॉलिंग करेगा नहीं नहीं आसान नहीं पता। फ़हीम की जगह एज बॉलर नहीं बनती है, 11 की जगह नहीं बनती। तो आप कह रहे हैं फिर फ़खर आए? फ़खर या नाफे में से जो भी आए, आपको 6 बैटर के साथ खेलना होगा, एक ऑलराउंडर स्पिनर राउंडर, 2 जनरल स्पिनर और 2 जनरल पैसर। अगर फ़हीम ने बॉलिंग नहीं करनी तो फिर 5 पे बारी ले, और अगर वो 5 पे बारी ले, अगर वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है तो 9 पे नहीं खेल सकता, 8-9 पे नहीं। देखिए बात ये है, बॉलिंग करे अंडरस्टैंडेबल, यहाँ पे बैटिंग करे पहले 5 नंबर पे, पहले 6 नंबर पे, देन अंडरस्टैंडेबल। हफीज़ इसमें यह है ना कि आप 6 बैट्समैन खिला दें, फ़हीम की जगह एक बैटर को आप ऐड करें, एक ऑलराउंडर स्पिनर में से एक निकाल दें। यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो फिंगर स्पिनर अच्छा बॉल कर रहे हैं, वो ज़्यादा कंट्रोल के साथ कर रहे हैं। यार देखो अभी हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, मैं इसको खत्म कर दूं, जो कॉन्फिडेंस की हम बातें कर रहे हैं कि सलमान के साथ ज्यादती हुई। देखें फ़हीम ने आपको जो हम थोड़ी सी होप लेके बैठे हुए ना, फ़हीम की इनिंग से हमें वो होप मिली हुई है। अगर वो उस दिन कॉन्फिडेंस ना शो करता, हमें ओवर द लाइन ना लेके जाता, तो आज हम बिल्कुल एक अजीब सा शो कर रहे होते। तो फ़हीम के कॉन्फिडेंस बैटिंग में ख़राब नहीं है, यस, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया 3 मैचों में उसकी बॉलिंग को। ही इज अ गुड इनफ बॉलर टू बॉल 3 ओवर 4 ओवर्स इन एवरी गेम। कॉन्फिडेंस दिया नहीं ना। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैच है, अगर फ़र्ज़ किया अगर शाहीन को इंजरी नहीं है तो उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, खिलाना चाहिए, क्योंकि ये मैच उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है। नसीम शाह को अंदर लेके आना चाहिए, वो आपका ऐसा लिथल बॉलर है जो कि पिछले कई बड़े मैचेस में करंट सिचुएशन में उसने एविडेंस दिए हुए हैं, और अब आप जा रहे हैं सुपर 8 में, और ये इसका प्रेशर एक डिफरेंट है, आप एक अगली स्टेज पे जा रहे हैं।
उसके आगे इंशाल्लाह आगे गए तो आज सेमीफाइनल नॉकआउट में जाएंगे, उसका एक डिफरेंट माइंडसेट है और डिफरेंट प्रेशर है उसका। तो अब आगे जाते हुए आपको अक्सर हम क्या कहते हैं, फॉर्म इज टेम्पररी और क्लास इज परमानेंट। ये क्यों कहते हैं हम लोग? ठीक है, सना ने उस दिन ये बात कही कि साउथ अफ्रीका ने ये कहा कि हम परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को नहीं रखते, हम कैरेक्टर के ऊपर रखते हैं। ये क्यों बातें हो रही हैं? शाहीन ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, अगर उसको इंजर्ड नहीं है और उसको निगल नहीं है, ये वाला मैच जो है ना वो टॉन सेट करेगा, उसको कॉन्फिडेंस देगा यहाँ से। तो आप उसको और नसीम को खिलाएंगे, नसीम को तो एक फ्रंट लाइन स्पिनर आप सेक्रीफाइस करेंगे। अब ये देखें इसको किसको। अच्छा, अगर मैं पूरी 11 नहीं बताऊंगा, मैं एक ये भी कह सकता हूँ कि फ़खर का भी बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मेरी फ़िलॉसफी ये थी, जब मैं हेड कोच था तो मैंने 3 क्राइटेरिया रखे हुए थे, उसके ऊपर मैं लेके जाता था। पहला स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, दूसरा गेम चेंजर, और तीसरा मैच विनर। बाकी स्किल्स वगैरह यहाँ तक जब आप आते हो तो आपने एविडेंस दिए होते हैं कि आपके पास इनफ स्किल्स हैं, आप इस लेवल पे जाके परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 के ऊपर तो ये फ़खर भी बैठता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की उस कैटेगरी में। अगर मैं ऐड नहीं, लेकिन सेकी भाई आप फिट इन करें जहाँ पे भी सेकी भाई यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा नहीं है उसके साथ या टीम के साथ कि आपने एक इनफॉर्म बॉलर को आपने बाहर बिठा दिया, उसका कॉन्फिडेंस भी है और वो कंटिन्यूसली वो परफॉर्म कर रहा है। सलमान मिर्जा ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉर्न और मैगिल को दोनों को इकट्ठा खिलाया, यस, और गालिबन 40 के करीब टेस्ट मैच इकट्ठे खेले, और मैगिल ने शेन वॉर्न को बिल्कुल ही पीछे छोड़ा 39 टेस्ट मैचों में। मगर टीम के ऊपर जो ऑपोजिशन के ऊपर जो इम्पैक्ट शेन वॉर्न डालता था वो मैगिल नहीं था। किसी ने पूछा उससे, इवन मैगिल को अभी रिसेंटली आया, उसने कहा नहीं मैं उसके करीब नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो अपनी टीम और ऑपोजिशन को भी वो डिफरेंट लेवल पे ले जाता था। We will talk about this। आपकी नजर में पाकिस्तान को शाहीन और नसीम और फ़खर को भी खिलाना और यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सोना जरूरी है। कल के मैचेस पे नजर डाल लेते हैं एक बार फिर, और कल 3 मैचेस खेले जाएंगे, और इसका पहला मैच साउथ अफ्रीका यूएई के बीच दिल्ली में होगा। दूसरा मैच जिसका डिस्कशन चल रहा है पाकिस्तान नमीबिया का, ये एसएससी में खेला जाएगा, और फिर इंडिया और नीदरलैंड्स फाइनल मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। ये तीनों मैचेस के लिए हम आपके साथ मौजूद होंगे, सो तैयार रहिएगा। सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी इसी पैनल के साथ इंशाल्लाह, इसी शो गेम ऑन है पर, एंड देन एट दैट टाइम वील कम टू नो कि पाकिस्तान एक्चुअली किस 11 को खिला रहा है। अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। देखते रहिए पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैच।